हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलो, आज से हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 इंडेक्स नंबर की। अब चलो, सबसे पहले समझते हैं कि इंडेक्स नंबर होता ही क्या है अपने एक एग्जाम्पल की मदद से। अब हमारे पास यहाँ पे क्या एग्जाम्पल गिवन है। 2023 के अंदर हमारे पास एक कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन है यहाँ पे 1 करोड़ रुपीज़ की। 2023 के अंदर हमारे पास एक कंपनी है जिसकी वैल्यू है 1 करोड़ रुपए की। अब 2026 में उसी कंपनी की वैल्यू हो गई है 5 करोड़ रुपए। तो बताओ, ऑन एन एवरेज कितना चेंज हुआ कंपनी की ग्रोथ में। 2023 के अंदर जो कंपनी है उसकी जो वैल्यू 1 करोड़ रुपए थी, अब वो 2026 में आते आते उसकी वैल्यूशन होगी 5 करोड़ रुपए। अब उसकी ग्रोथ तो हुई कंपनी की अभी वैल्यूएशन में इंक्रीज तो हुआ। तो बताओ, ऑन एन एवरेज कितना चेंज हुआ कंपनी की ग्रोथ में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि 2023 से 2026 तक यहाँ पे कंपनी में कितना चेंज आया, कंपनी की ग्रोथ में, कंपनी की वैल्यू में कितना चेंज आया। तो वो क्या होता है, इसका आंसर कैसे निकलता है। इसका आंसर हम निकालते हैं अपने इंडेक्स नंबर की मदद से। किसकी मदद से, हम अपने इंडेक्स नंबर की मदद से इसका आंसर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि कितना यहाँ पे चेंज आया कंपनी की ग्रोथ में, कंपनी की वैल्यूएशन के अंदर। अब देखो, एक और एग्जांपल हमारे पास क्या आता है। हमारे पास यहाँ पे क्या है कि 2018 के अंदर हमारे पास एक आइटम है जिसकी यहाँ पे कॉस्ट कितनी थी, 8 रुपीज़ की। मतलब अगर मैं 2018 में घर से निकलता था वो आइटम खरीदने के लिए, तो वो आइटम मुझे 8 रुपये की मिलती थी। अब वही सेम आइटम 2020 में उसका प्राइस कितना हो गया, उसका प्राइस हो गया 20 रुपये का। तो बताओ, जो पहले एक आइटम 2018 के अंदर 8 रुपये की मिलती थी, अब वो आइटम कितने रुपए की मिलती है, अब वो आइटम मिलती है 20 रुपये की 2020 के अंदर। तो यहाँ पे आइटम की प्राइस में भी जो उसका कॉस्ट में तो इंक्रीज आया ही आया। यहाँ पे जो आइटम है, यहाँ पे जो ये आइटम है इसके यहाँ पे प्राइस में इंक्रीज आ गया ना। तो इसका क्या हुआ, यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे कितनी महंगाई बढ़ी एज़ कम्पेयर टू 2018। अब यहाँ पे महंगाई बढ़ी ना। यहाँ पे अगर कोई पहले आइटम 8 रुपये की मिलती थी, अब वो 20 रुपये की मिलती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 12 रुपये से यहाँ पे इसके प्राइस में इंक्रीज आ गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हमने कैसे निकाला, ये हम निकालेंगे अपने इंडेक्स नंबर की मदद से कि कैसे कैसे हम यहाँ पे अपनी जितनी फ्लक्चुएशंस होती है, यहाँ पे हमारे जितनी भी ग्रोथ होती है, वैल्यूएशन होती है, या हमारे यहाँ पे कोई भी इन्फ्लेशन वगैरह की कोई चीज़ें होती हैं, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं अपने इंडेक्स नंबर की मदद से। अब आ जाओ इसकी डेफिनेशन के ऊपर। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, ये एक तरह का नंबर होता है जो क्या शो करता है, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये एक ऐसा नंबर होता है, इंडेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है कि प्राइसेस में कितना चेंज आया एंड क्वांटिटी में कितना चेंज आया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पहले आइटम 2018 में 8 रुपये की मिलती थी, अब वो 2020 के अंदर 20 रुपये की मिलती है। तो यहाँ पे प्राइस में चेंज हुआ। अब क्वांटिटी में कैसे, अब क्वांटिटी का ये देखो, अगर मैं 2018 के अंदर मैं यहाँ पे एक्सपेंस कितने करता था, 80 रुपीज़ के। मतलब मैं जेब में 80 रुपये लेके निकलता था 2018 के अंदर। तो मैं 8 रुपये वाली आइटम कितनी खरीद के ला सकता हूँ, मैं यहाँ पे जिसकी क्वांटिटी 10 खरीद के ला सकता हूँ। अगर मेरे पास 80 रुपये थे 2018 के अंदर और वो आइटम 8 रुपये की एक मिला करती थी, तो मैं सिर्फ 10 खरीद के ला सकता था। फिर क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे 2020 के अंदर ही सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, मतलब मैं घर से 80 रुपये ही लेके निकला 2020 के अंदर भी, पर अब उस आइटम का प्राइस कितना है, उस आइटम का प्राइस है अब 20 रुपये। तो बताओ मैं कितनी खरीद के ला सकूंगा, मैं सिर्फ 4 खरीद के ला सकूंगा। तो क्या हुआ, जो पहले 2018 के अंदर मैं 10 क्वांटिटी खरीद के लाता था, अब 2020 के अंदर सिर्फ मैं 4 क्वांटिटी खरीद के ला सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरी क्वांटिटीज़ के अंदर भी फ्लक्चुएशंस आए। यहाँ पे मेरी क्वांटिटी डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज आया। हमने ऊपर क्या देखा, ऊपर हमने देखा कि यहाँ पे प्राइस में चेंज आ रहा है, नीचे हमने देख लिया कि यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। तो इंडेक्स नंबर ने क्या बताया हमें, इंडेक्स नंबर हमें बताया कि यहाँ पे कितना प्राइस में चेंज हो रहा है एंड कितना क्वांटिटी में चेंज हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि 2018 से 2020 यहाँ पे जो पीरियड चल रहा है, तो इस पीरियड के बीच में यहाँ पे कितना चेंज आया। अब आ जाओ आगे, जो ये पूरा इंडेक्स नंबर का सिस्टम है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे द प्राइसेस और क्वांटिटीज। मतलब यहाँ पे इंडेक्स नंबर के सिस्टम के अंदर जो प्राइसेस और क्वांटिटीज़ होती है फ्रॉम अ स्पेसिफिक ईयर। फ्रॉम अ स्पेसिफिक ईयर कौन सी, मतलब कि यहाँ पे करंट ईयर की बात हो रही है। अब ऊपर वाली डेफिनेशन को समझने से पहले पहले यहाँ पे ये समझ लो, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपनी कंपैरिजन कर रहे हैं दो पीरियड्स के बीच में। मतलब कि जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल में क्या देखा कि 2023 और 2026 को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे थे। नीचे वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा कि यहाँ पे हम अपना 2018 एंड 2020 को कंपेयर कर रहे थे। मतलब दो पीरियड्स को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, 2 ईयर्स को यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, इंडेक्स नंबर के चैप्टर के अंदर यहाँ पे इन दोनों का नाम रख दिया गया। इंडेक्स नंबर के चैप्टर के अंदर इन दोनों ईयर्स का यहाँ पे नाम दे दिया गया। कैसे कैसे,
जिस ईयर को मैं कंपेयर करूँगा वो मेरा यहाँ पे करंट ईयर होता है। मतलब कि जिस ईयर को कंपेयर किया जा रहा है वो यहाँ पे मेरा करंट ईयर कहलाता है। यहाँ पे मैं 2020 को कंपेयर कर रहा हूँ 2018 के साथ। यहाँ पे मैं 2026 को कंपेयर कर रहा हूँ 2023 के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा 2026 और 2020 मेरा यहाँ पे हुआ करंट ईयर। और जिस ईयर के साथ कंपेयर कर रहा हूँ वो मेरा होता है बेस ईयर। तो मतलब कि यहाँ पे 2023 एंड 2018 क्या हुआ, यहाँ पे मेरा बेस ईयर हुआ। मतलब कि मैं 2026 को कंपेयर कर रहा हूँ 2023 के बेसिस पे। मैं 2020 को कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे 2018 को बेस लेके। तो यहाँ पे ये जो हुआ ये मेरा करंट ईयर हुआ, ये जो हुआ ये यहाँ पे मेरा बेस ईयर हुआ। इस वाले एग्जांपल में ये मेरा करंट ईयर हुआ एंड ये मेरा यहाँ पे बेस ईयर हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन के अंदर, इंडेक्स नंबर का जो सिस्टम है इसमें जो प्राइसेस और क्वांटिटीज़ होती है फ्रॉम अ स्पेसिफिक ईयर आर कंपेयर टू दोज फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड बेस ईयर। मतलब कि यहाँ पे जितने भी स्पेसिफिक ईयर, मतलब कि यहाँ पे करंट ईयर के अंदर जितने भी प्राइसेस और क्वांटिटीज़ होते हैं उसको मैं कंपेयर किससे करता हूँ, उसको मैं कंपेयर करता हूँ अपने बेस ईयर से। उसको मैं कंपेयर करता हूँ अपने बेस ईयर से। या बात आपको समझ में आ गई। अब इसके अंदर देखो क्या है, अब हमें पूरे चैप्टर में करना क्या होगा, हमारे पास क्या बता रखा होगा, हमारे पास यहाँ पे कमोडिटीज़ या जो भी आइटम्स होती है उनके हमें प्राइसेस और क्वांटिटीज़ गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल हम मेरे पास यहाँ पे 2018 की प्राइसेस क्वांटिटीज़ गिवन होंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मुझे यहाँ पे 2020 के अंदर मुझे यहाँ पे प्राइसेस क्वांटिटीज़ गिवन होंगे। और मुझे इसका इंडेक्स नंबर बता रखा होगा, इसका इंडेक्स नंबर मुझे निकालना होगा। और फिर मुझे दोनों को कंपेयर करना होगा कि बताओ यहाँ पे कितना यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे 2018 जैसे जो भी आपका जो बेस ईयर होगा उसको यहाँ पे आपका इंडेक्स नंबर गिवन नहीं होगा। तो हम क्या मान के चलते हैं, उसका इंडेक्स नंबर हम हमेशा मान के चलते हैं कि वो है यहाँ पे 100। तो मतलब जब भी आपको बेस ईयर का इंडेक्स नंबर नहीं गिवन हो, अगर स्पेसिफिकली गिवन हो क्वेश्चन के अंदर कि आपका बेस ईयर का ये इंडेक्स नंबर है तो वो तो आप लोगे। अगर आपको नहीं गिवन तो आप क्या मानोगे कि वो हमेशा यहाँ पे 100 है। 100 हम यहाँ पे क्यों मानते हैं, ताकि हमारी जो कैलकुलेशंस होती है वो यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाए, मतलब यहाँ पे आसान हो जाए हमारी यहाँ पे कैलकुलेशंस करना। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। इंडेक्स नंबर हमारे एक ऐसा नंबर होता है जो चेंज इन प्राइस और क्वांटिटी बताता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उनको रिप्रेजेंट करता है, उनको शो करता है। यहाँ पे क्या होता है, जिस ईयर को मैं कंपेयर कर रहा होता हूँ वो मेरा होता है यहाँ पे करंट ईयर, जिस ईयर के साथ कर रहा होता हूँ वो मेरा होता है यहाँ पे बेस ईयर। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, अगर हम एक और यहाँ पे डेफिनेशन पढ़े तो ये क्या होता है, इंडेक्स नंबर क्या होता है, एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ और कंपेयर कर सकता हूँ अपने डाटा को। डाटा में क्या होगा, डाटा में यहाँ पे आपकी आएगी प्राइसेस और क्वांटिटीज़। तो इंडेक्स नंबर एक ऐसा टूल होता है, ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जिसके थ्रू मैं मेजर कर सकता हूँ एंड कंपेयर कर सकता हूँ अपने डाटा को। अब इसका एग्जांपल क्या हुआ, जैसे कि मैं इन्फ्लेशन को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ, इन्फ्लेशन को यहाँ पे मेजर कर सकता हूँ। अब चलते हैं आगे। अब आगे मेरे पास क्या आता है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको इंडेक्स नंबर के अंदर बताया कि यहाँ पे जो अगर 2 ईयर्स गिवन है तो उन दोनों ईयर को यहाँ पे अलग अलग नाम दे दिया गया। एक को नाम दिया गया बेस ईयर और एक को नाम दिया करंट ईयर। अब सिमिलरली जब भी बेस ईयर के प्राइस और क्वांटिटीज़ की बात होगी तो उन दोनों के अपने अलग नोटेशन दिए गए। और जब भी करंट ईयर के प्राइस और क्वांटिटी की बात होगी तो उन दोनों को अपने अलग अलग नोटेशंस दिए गए। अब वो कैसे, जब भी बेस ईयर की बात होगी तो आपके दिमाग में यहाँ पे ज़ीरो आना चाहिए। जब भी आपके बेस ईयर की बात होगी तो आपके दिमाग में ज़ीरो आना चाहिए। तो उसमें क्या हुआ, जब भी मैं बेस ईयर की बात करूँगा तो यहाँ पे मैं ज़ीरो, यहाँ पे इसको ज़ीरो से डिनोट करूँगा। और जब भी मैं करंट ईयर की बात करूँगा तो उसको मैं यहाँ पे 1 से डिनोट करूँगा। सिमिलरली अब आगे देखो, अगर मैं बेस ईयर के प्राइस की बात करता हूँ तो वो मेरा हो जाएगा P0, उसको मैं P0 से डिनोट करूँगा। और जब भी मेरे बेस ईयर की क्वांटिटी की बात होगी तो उसको मैं यहाँ पे Q0 से डिनोट करूँगा। प्राइस से मतलब प्राइस में जो आपका P है वो यहाँ पे आपका क्या डिनोट करेगा, प्राइस में जो आपका P है वो यहाँ पे आपका ये P आ गया एंड क्वांटिटी में जो आपका Q है वो यहाँ पे ये रहा Q आ गया। तो इसमें क्या हुआ, जब भी बेस ईयर के प्राइस की बात होगी तो P0, बेस ईयर की क्वांटिटी की बात होगी तो वो मेरा Q0 से रिप्रेजेंट होगा। ये मेरी नोटेशंस हो गई। सिमिलरली करंट ईयर में क्या होगा, करंट ईयर में जब भी मेरे प्राइस की बात होगी तो उसको मैं यहाँ पे P1 से डिनोट करूंगा एंड करंट ईयर में जब भी मेरे क्वांटिटी की बात होगी तो उसको मैं यहाँ पे Q1 से डिनोट करूंगा। तो अब इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने ये सीखा कि यहाँ पे बेस ईयर और यहाँ पे जो बेस ईयर का प्राइस और क्वांटिटी में क्या नोटेशंस होती है एंड करंट ईयर के प्राइस एंड क्वांटिटी की क्या नोटेशंस होती है। अब ये देखो, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या आता है, सबसे एक फॉर्मूला आता है यहाँ पे कि वैल्यू। वैल्यू का क्या फॉर्मूला हुआ, वैल्यू का फॉर्मूला होता है यहाँ पे प्राइस इंटू क्वांटिटी। जब भी मुझे वैल्यू निकालनी है तो उसके प्राइस और उसके क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी।
अब जैसे हमने यहाँ पे अपने बेस ईयर के प्राइस और क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा, तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास बेस ईयर की वैल्यू भी होगी। तो ये देखो, बेस ईयर की वैल्यू हम किससे डिनोट करते हैं, वो हम डिनोट करते हैं अपने V0 से। अब V क्या हुआ, यहाँ पे हमने सबसे पहले समझते हैं इसको सिंप्लीफाई वे के अंदर। अब ये देखो, V क्या है, यहाँ पे मेरा V डिनोट करता है वैल्यू को। वैल्यू मेरी क्या होती है, वैल्यू मेरी होती है प्राइस और क्वांटिटी। अब यहाँ पे जो भी मेरी बेस ईयर की वैल्यू की बात हो रही है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें अगर मैं दिमाग लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को पता चलेगा कि यहाँ पे जो बेस ईयर की वैल्यू की बात हो रही है, तो इसके अंदर बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी ले रखी होगी। तो इसका मेरे यहाँ पे क्या फॉर्मूला निकल के आया, अगर मैं बेस ईयर के प्राइस मतलब कि P0 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, बेस ईयर की क्वांटिटी मतलब कि Q0 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे P0 आ गया, जिसको मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे बेस ईयर की वैल्यू V0। सिमिलरली अगर करंट ईयर की बात करूंगा, तो करंट ईयर की वैल्यू किससे डिनोट होगी, करंट ईयर की वैल्यू डिनोट होगी यहाँ पे मेरे V1 से। अब यहाँ पे वी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होता है मेरा यहाँ पे प्राइस इंटू में क्वांटिटी। तो यहाँ पे V1 क्या होगा, करंट ईयर का प्राइस इंटू में क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा P1 Q1, और जिसको हम क्या बोल सकते हैं V1, मतलब कि करंट ईयर की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हमें निकालनी है, तो वैल्यू में क्या होगा, अगर बेस ईयर की वैल्यू है तो उसका ये होगा P0 Q0, और अगर करंट ईयर की वैल्यू है तो वो मेरा होगा यहाँ पे P1 Q1। अब हम देखते हैं इंडेक्स नंबर के कुछ फीचर्स। इंडेक्स नंबर के यहाँ पे पहला फीचर क्या आता है कि सबसे पहला फीचर है इसका परसेंटेज चेंज। मेजर्स द चेंज इन वेरिएबल्स एज अ परसेंटेज। इंडेक्स नंबर क्या करता है, यहाँ पे वेरिएबल्स के बीच में जो चेंज होता है वो एज अ परसेंटेज की फॉर्म में बताता है। अब आगे जैसे जैसे आप फॉर्मूलाज पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वहाँ पे इंटू में 100 होगा, हर फॉर्मूला के अंदर इंटू 100 होगा। तो इन जब भी हम किसी नंबर्स को यहाँ पे डिवाइड करके इंटू 100 करते हैं तो हमारे यहाँ पे परसेंटेज में आंसर आता है। पर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक कैच है। हम क्या करेंगे, जब भी हम अपना आंसर निकालेंगे, मतलब जब भी हम अपने इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे जो भी मेरा एंड आंसर आएगा वो मेरा परसेंटेज की फॉर्म में तो होगा, पर मैं वहाँ पे कभी भी परसेंटेज का साइन नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करूँगा, मैं अपने आंसर को परसेंटेज में एक्सप्रेस तो करूँगा, बट परसेंटेज साइन कभी नहीं लगाऊंगा। जैसे कि अगर मेरा आंसर यहाँ पे 110 आया, तो मैं वन से सिंपल 110 लिख दूंगा, 110% नहीं लिखूंगा, मतलब मुझे यहाँ पे अपना परसेंटेज का साइन नहीं लगाना है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या आता है, ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन होता है। प्रोवाइड्स अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चेंजेस। जितना भी चेंज आ रहा है यहाँ पे, जितनी भी फ्लक्चुएशंस आ रही है, उसको मुझे एक डाटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता है, एक नंबर दे देता है मुझे कि इतना चेंज आया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे नीचे बताया कि 110, तो ये एक न्यूमेरिकल डाटा हो गया, एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन हो गया, जिससे मुझे पता चल गया कि हाँ अगर कोई भी चेंज आ रहा है तो 110 से चेंज आ रहा है। अगर पहले कोई चीज़ 100 की थी तो वो 110 की होगी, मतलब मुझे न्यूमेरिकल डाटा इसने गिवन दे दिया, न्यूमेरिकल डाटा दे दिया। ये समझ में आ गया। अब क्या है, एवरेज चेंज, ये क्या बताता है, इंडिकेट्स द एवरेज वेरिएशन ओवर अ पीरियड। हमने पीछे क्या देखा था कि यहाँ पे हमने पहले एग्जाम्पल में क्या देखा था कि ऑन एन एवरेज कितना चेंज आया, यहाँ पे भी कितनी महंगाई बढ़ी एज़ कम्पेयर टू 2018। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम ओवर द पीरियड्स में एवरेजली कितना चेंज आया वो ये हमें बताता है। इंडेक्स नंबर क्या बताता है कि दो पीरियड्स के बीच में एवरेजली कितना चेंज आया, एवरेजली यहाँ पे कितना चेंज आया वो हमारा यहाँ पे इंडेक्स नंबर बताता है। अब आगे क्या है, आगे आपका आता है रिलेटिव चेंज ओवर टाइम। कंपेयर चेंजेस रिलेटिव टू अ स्पेसिफिक पीरियड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम जितने भी हमारे जो भी डाटा है उसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, अपने बेस ईयर से। मतलब कि यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं एक तरीके से। मैं यहाँ पे अपने 2026 को कंपेयर कर रहा था 2023 से, 2020 को कंपेयर कर रहा था 2018 से। मतलब कि मैं अपने स्पेसिफिक ईयर्स को कंपेयर कर रहा हूँ अपने बेस ईयर्स के साथ। मतलब कि यहाँ पे एक तरह का रिलेटिव मेजर निकाल रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा, इसका फीचर क्या बन गया कि ये रिलेटिव चेंज बताता है ओवर द टाइम। अब इसके अंदर क्या है, एक और, इन रिलेशन टू सम बेस यूजेज अ बेस ईयर एज रेफरेंस पॉइंट फॉर कंपैरिजन। अब कंपैरिजन करने के लिए मुझे एक और ईयर चाहिए, अगर मेरे पास एक ईयर गिवन है, अब मुझे कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन के लिए मुझे एक और ईयर चाहिए। तो एक और ईयर मैंने कौन सा लिया जिसके साथ मैं कंपेयर करूंगा, और वो कौन सा ईयर होगा, वो होता है हमारा बेस ईयर। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक इसको यूज़ क्या करता है, ये बेस ईयर को यूज़ करता है। इंडेक्स नंबर मेरा बेस ईयर को यूज़ करता है एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर कंपैरिजन। तो ये समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। मेरे पास यहाँ पे मेजरली 3 तरह के टाइप्स होते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब प्राइस इंडेक्स नंबर मुझे क्या बताता है, दीज आर डिजाइन टू रिफ्लेक्ट द रिलेटिव चेंज इन द लेवल ऑफ प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
इसमें क्या बताता है कि यहाँ पे एक पीरियड से दूसरे पीरियड में यहाँ पे प्राइसेस में कितना चेंज आया। पहले जो आइटम 8 रुपये की मिलती थी, अब वो आइटम 20 रुपये की मिलती है, तो यहाँ पे प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आया। अगर मैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की बात करूँगा तो उसके अंदर क्वांटिटीज़ की बात करी जाएगी। प्राइस वाले में ज़्यादा फोकस किस पर आ जाएगा, प्राइस पे। क्वांटिटी वाले में किस पे फोकस करा जाएगा, क्वांटिटी पे। एंड वैल्यू में किस में करा जाएगा, वैल्यू अगर इंडेक्स नंबर की बात होगी तो उसके अंदर यहाँ पे दोनों की बात करी जाएगी, मतलब प्राइस और क्वांटिटी दोनों की बात। तो इसमें क्या देगा, प्राइस इंडेक्स नंबर के अंदर हम अपना यहाँ पे लेवल ऑफ प्राइस में कितना चेंज आया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के अंदर हम क्या देखते हैं कि क्वांटिटी में कितना चेंज आया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर में हम क्या देखते हैं कि पीक्यू में कितना चेंज आया, मतलब प्राइस और क्वांटिटी में कितना चेंज आया है यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमारे 3 तरह के इंडेक्स नंबर हो गए। आज हम सबसे पहले अपना स्टार्ट करेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर। क्या स्टार्ट करेंगे, प्राइस इंडेक्स नंबर। अब ये देखो, प्राइस इंडेक्स नंबर के अंदर यहाँ पे 2 तरह के मेथड्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक तो अनवेटेड इंडेक्स नंबर होते हैं और वेटेड इंडेक्स नंबर होते हैं। अब अनवेटेड नाम से ही पता चल रहा है कि अनवेटेड के अंदर क्या है, अनवेटेड के अंदर कुछ ऐसी कमोडिटीज या आइटम्स होगी जिसके ऊपर कोई वेट नहीं होगा, जिसके ऊपर कोई वेट नहीं होगा। ये देखो, अनवेटेड का मतलब ही क्या हुआ कि जिसको कोई वेट नहीं गिवन हो। तो इसके अंदर क्या होता है कि सारी आइटम्स और कमोडिटीज़ को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। जितनी भी आइटम और जितनी भी कमोडिटीज़ है उन सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे और आप मेरे को बताओगे मेरे तो 97% आई थी, तो यहाँ पे मैंने आपसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पूछा कि आपके मैथ्स में कितने आए थे, आपके साइंस में कितने आए थे, नहीं पूछा। मैंने क्या करा, मैंने आपके सारे सब्जेक्ट्स को, जितने भी आपके 6 या 7 सब्जेक्ट्स थे, मैंने आपके यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी, किसी भी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं दी, सबको समान इंपॉर्टेंस दी है। तो इसमें क्या हुआ, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा अनवेटेड कहलाता है। वो हमारा अनवेटेड कहलाता है। तो अनवेटेड में हमारा क्या हुआ कि कोई वेट्स नहीं होंगे। वेट्स का मतलब अगर कोई वेट्स नहीं है तो मतलब इन शॉर्ट की हमारी कोई क्वांटिटीज़ नहीं होगी। हमारे यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, अगर क्वांटिटीज़ नहीं होगी तो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ प्राइस ही प्राइस होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ प्राइस होगा पूरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे क्या होगा, पूरे अनवेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर, यहाँ पे मेथड के अंदर हमारा सिर्फ प्राइस ही होगा। अब ऑन द अदर हैंड, वेटेड इंडेक्स नंबर हमें क्या बताता है, वेटेड इंडेक्स नंबर अनवेटेड का पूरा उल्टा हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे हम सारी कमोडिटीज़ या आइटम्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जितनी भी हमारी आइटम्स और कमोडिटीज़ होगी वहाँ पे हम उसको अलग अलग वेट्स के थ्रू इंपॉर्टेंस देंगे। किसी को ज़्यादा देंगे, किसी को कम यहाँ पे इंपॉर्टेंस देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे मैथ्स और साइंस के अंदर। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने आपके यहाँ पे मैथ्स और साइंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। यहाँ पे मैंने आपके मैथ्स और साइंस को यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। आपके पास तो इंग्लिश भी होगी तो मैंने इंग्लिश का पूछा ही नहीं आपसे। तो यहाँ पे मैंने 2 सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, मतलब कि 2 सब्जेक्ट को यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे उसको तवज्जो दी। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे अलग अलग इंपॉर्टेंस देना ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एंड क्वान्टिटी ऑफ बेस ईयर और करेंट ईयर। वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर क्या होगा, वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे जो मैं तवज्जो दूंगा, यहाँ पे जो मैं इंपॉर्टेंस दूंगा वो किसके बेसिस पर होगी, वो यहाँ पे मेरे प्राइस और क्वांटिटी के बेसिस पर होगी। और वो भी कौन से हो सकता है, बेस ईयर का भी हो सकता है, करंट ईयर का भी हो सकता है, बेस ईयर का भी हो सकता है, वो करंट ईयर का भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि यहाँ पे क्वांटिटीज़ नहीं होती, कोई वेट्स नहीं होता, तो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे वेट्स होते हैं, मतलब वेट्स असाइन करे जाते हैं। और यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे क्वांटिटी भी होती है। इतना आपको समझ में आया। अब देखो, अब इनके आगे अलग अलग बाइफर्केशन है। अब अनवेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर मेरे यहाँ पे 2 तरह के मेथड आते हैं, सिंपल एग्रीगेट मेथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। अगर उसी में से अगर मैं उस साइड देखूँ, मतलब वेटेड इंडेक्स नंबर की तरफ देखूँ, तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे मेरे 2 मेथड्स आते हैं, वेटेड एग्रीगेट मेथड। जैसे कि यहाँ पे सिंपल एग्रीगेट मेथड था, तो ऑन द अदर हैंड हमारे यहाँ पे क्या हो गया, वेटेड एग्रीगेट मेथड हो गया। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरा सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड था, तो यहाँ पे मेरा वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड आ गया। ये आपको समझ में आ गया। अब सिंपल एग्रीगेट के आगे की कोई बाइफिकेशन नहीं है, यहाँ पे से ये अकेला ही है। बट सिंपल एवरेज और रिलेटिव मेथड के अंदर मेरे यहाँ पे आगे 2 मेथड आते हैं, एक तो सिंपल एम ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड सिंपल जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव। एम मतलब अर्थमेटिक मीन, जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन। अब क्या है इसके अंदर कि मुझे ज्योमेट्रिक मीन अपने मेन एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना। अब मैं चलता हूँ दूसरी साइड, वेटेड इंडेक्स नंबर की तरफ। वेटेड एग्रीगेट सबसे पहले, मतलब सबसे पहला जो मैं यहाँ पे मेरा मेथड आया वेटेड एग्रीगेट मेथड, इसके अंदर मेरे 3 फॉर्मूलाज मुझे पढ़ने हैं। कौन सा, एक तो लैस्परेस का, एक पाशेस का एंड एक फिशर्स का। अब वेटेड एवरेज और रिलेटिव मेथड के अंदर मेरे यहाँ पे 2 मेथड्स आते हैं, कौन कौन से, वेटेड एएम ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव।
जैसे कि यहाँ पे सिंपल एम था और सिंपल जीएम था, यहाँ पे वेटेड एम आ गया और वेटेड जीएम आ गया। एंड मुझे ये दोनों ही सिंपल जीएम एंड वेटेड जीएम मुझे अपने मेन एग्जाम के लिए नहीं पढ़ने। तो क्या हुआ, यहाँ पे मुझे ये सारे मेथड सीखने पड़ेंगे अपने यहाँ पे प्राइस इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास के अंदर हम अपना यहाँ पे सिंपल एग्रीगेट मेथड एंड सिंपल एवरेज और रिलेटिव मेथड के अंदर भी हमारा सिंपल एएम और प्राइस रिलेटिव वाला मेथड करेंगे। अब चलो सबसे पहला यहाँ पे हम अपना मेथड देखते हैं। सबसे पहला मेथड हमारा कौन सा आएगा, सिंपल एग्रीगेट मेथड। अब ये देखो, सिंपल एग्रीगेट मेथड का यहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, मेरा यहाँ पे फॉर्मूला होता है P01 इक्वल्स टू समीशन P1 अपॉन में समीशन P0 इंटू 100। ये क्या हुआ, ये यहाँ पे ई नहीं है, मतलब अल्फ़ाबेट वाला ABCD वाला ई नहीं है, यहाँ पे एक तरह का सिंबल है। ये क्या सिंबल है, ये वाला सिंबल है जो मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा अपना यहाँ पे समीशन। और क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे समीशन का मतलब क्या होता है, समीशन का मतलब होता है यहाँ पे सम, कि मैं सम करूँगा। तो यहाँ पे सम का क्या मतलब हुआ। अब ये देखो, सबसे पहले हम अपना LHS समझते हैं। LHS में हमारे पास यहाँ पे क्या है, LHS के अंदर हमारा यहाँ पे P01 है। अब 01 का क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि 0 जब भी होगा तो हमारा क्या डिनोट करेगा, वो हमारा यहाँ पे डिनोट करेगा बेस ईयर। एंड 1 जब भी होगा वो मेरा क्या डिनोट करेगा, वो मेरा यहाँ पे डिनोट करेगा करंट ईयर। अब ये देखो, अब यहाँ पे क्या है 01, अगर जब भी मुझे इसको पढ़ना होगा, जब अगर मुझे इसको रीड करना होगा तो मैं कैसे रीड करूँगा, 1/0। मैं कैसे रीड करूँगा, मैं इसको उल्टा रीड करूँगा। अगर मुझे इसको पढ़ना है, लिखूंगा तो मैं 01, मतलब सबसे पहले बेस ईयर देन करंट ईयर। पर अगर मैं इसको पढ़ने पे आऊँगा तो पढ़ने में सबसे पहले मैं करंट ईयर को पढ़ूंगा, उसके बाद मैं बेस ईयर को पढ़ूंगा। तो मतलब अगर जहाँ भी 01 लिखा है तो मतलब मैं उसको 1/0 पढ़ूंगा। अगर यहाँ पे मेरा 10 लिखा होता तो मैं क्या पढ़ता, 0/1। तो मैं क्या पढ़ता, इसको 0/1, तो मैं उसको उल्टा पढ़ता। अब एग्जाम्पल की तरीके से समझो, यहाँ पे एक ट्रिक है, ये देखो, पहले आप 10th में थे, देन आप 11th में आए, तो 10th का यहाँ पे जो 0 है, ये जो 0 है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा बेस ईयर, एंड 11th का जो यहाँ पे 1 है ये आपका डिनोट करेगा यहाँ पे करंट ईयर। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब भी हमें अगर यहाँ पे अपना कंपैरिजन करना है तो यहाँ पे जो हमारा बेस ईयर होगा वो मेरा यहाँ पे 0 से डिनोट होता है, करंट ईयर मेरा यहाँ पे 1 से डिनोट करता है, और मुझे अगर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है तो वो मेरा डिनोट होगा P01 से मेरे फॉर्मूला के अंदर। एंड P01 का मतलब क्या है, यहाँ पे मेरा 1/0, जिसके अंदर जो पहले वाला है वो मेरा यहाँ पे बेस ईयर है, सेकेंड वाला मेरा यहाँ पे करंट ईयर है। पर अगर मैं इसको पढ़ने पे आऊँगा तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसको मैं उल्टा पढ़ूंगा, 1/0। LHS समझ में आ गया। अब चलते हैं RHS की साइड। RHS में क्या है, सबसे पहले आपका क्या आएगा, समीशन P1। समीशन P1 क्या है, समीशन का मैंने आपको क्या मतलब बताया, समीशन का मतलब होता है यहाँ पे आपका सम। तो मतलब, और P1 क्या होता है, P1 होता है हमारा प्राइसेस ऑफ करंट ईयर, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर। तो करंट ईयर के अंदर जितनी भी कमोडिटीज़ है उन सब के जितने भी यहाँ पे प्राइसेस है उसका मैं सम लेके अपने न्यूमरेटर में रख दूंगा। करंट ईयर के अंदर जितनी भी कमोडिटीज़ है उन सब के प्राइसेस को मैं सम करूँगा, ऐड करूँगा और मैं उसको न्यूमरेटर में रख दूँगा। उसके बाद अब ये क्या है, ये है मेरा यहाँ पे P0 मेरा क्या है, प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो बेस ईयर के अंदर जितनी भी कमोडिटीज़ है उन सब के प्राइसेस को मैं ऐड करूँगा एंड उसको मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में रख दूँगा। एंड इसको सॉल्व करने के बाद इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो मेरा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, मेरा यहाँ पे इंडेक्स नंबर निकल के आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया। अब आपको सिंपल एग्रीगेट मेथड के अंदर बेसिकली ये वाला फॉर्मूला पूरा लर्न करना है कि यहाँ पे मेरा P01 किसके इक्वल होता है, समीशन P1 अपॉन में समीशन P0 इंटू 100। अब करते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, अब सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन मुझसे कहता है FMC1 कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स फॉर 2013 यूजिंग 2010 एज द बेस पीरियड बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड। मुझे यहाँ पे अपना प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है, किसके लिए, 2013 के लिए। किससे कंपेयर करते हुए, 2010 को एज अ बेस पीरियड मानते हुए। तो यहाँ पे मेरा 2013 जो है वो मेरा यहाँ पे करंट ईयर हुआ एंड 2010 यहाँ पे मेरा बेस ईयर हुआ। और मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा मेथड लगाना है, मुझे अपना यहाँ पे लगाना है सिंपल एग्रीगेट मेथड, बिल्कुल सिंपल वाला। अब क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर मुझे यहाँ पे मेरी कमोडिटीज़ गिवन है 1 2 3 4 5, मतलब ABCD यहाँ पे मेरे पे 5 कमोडिटीज़ गिवन है। और मुझे यहाँ पे 2010 मतलब कि जो मेरा 2010 क्या हुआ, यहाँ पे मेरा हुआ बेस ईयर। बेस ईयर की मुझे यहाँ पे जितनी भी कमोडिटीज़ है उन सब के मुझे यहाँ पे प्राइसेस गिवन है।
उसके बाद 2013 जो मेरा यहाँ पे करंट ईयर है, उसकी मुझे यहाँ पे जितनी भी कमोडिटीज़ चल रही है उसका मेरा यहाँ पे प्राइसेस गिवन है। तो मतलब कि यहाँ पे मुझे सारी कमोडिटीज़ का P0 गिवन है एंड P1 गिवन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बिल्कुल सिंपल से इसको सॉल्व करके अपना इंडेक्स नंबर यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो अब देखो इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले आप करो, सबसे पहले आप यहाँ पे एक टेबल बना लो, अपनी एक स्टेटमेंट बनाओ, जिसके अंदर आप क्या करोगे, आपका पहला जो कॉलम होगा वो आपका यहाँ पे होगा कमोडिटीज़ का, दूसरा कॉलम आपका यहाँ पे क्या होगा, P0 मतलब कि प्राइसेस ऑफ बेस ईयर का होगा, एंड थर्ड कॉलम आपका क्या होगा, थर्ड कॉलम आपका होगा यहाँ पे P1 का, मतलब प्राइसेस ऑफ करंट ईयर का होगा। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी कमोडिटीज़ को नोट डाउन करूँगा। यहाँ पे मेरे पास कितनी कमोडिटीज़ है, मेरे पास यहाँ पे 5 कमोडिटीज़ है, A B C D and E। तो ये देखो A B C D and E, यहाँ पे मैंने अपनी सारी कमोडिटीज़ को लिख लिया। अब देखो आगे, आगे आपके पास क्या आता है, आगे आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है अपने सारे प्राइसेस। अब क्या करना है, सारे यहाँ पे प्राइसेस को नोट डाउन करना है दोनों ईयर्स के, एक तो आपका यहाँ पे मतलब P0 वाले भी एंड P1 वाले भी। P0 कौन से, आपके यहाँ पे बेस ईयर के प्राइसेस, एंड P1 यहाँ पे आपके कौन से वाले, करंट ईयर के प्राइसेस। तो P0 देखो, P0 में आपका यहाँ पे क्या है, 30, 25, 90, 30, 25, 90, देन आपका 15 एंड 96, देन आपका यहाँ पे आएगा 15 एंड देन आपका यहाँ पे आएगा 96। अब देखो, अब आ जाओ आगे, आगे आपके पास क्या आता है, अब आगे आप यहाँ पे लिखो अपने प्राइसेस ऑफ यहाँ पे तो 2013 के मतलब करंट ईयर के। तो 40, 28, 108, 40, 28, 108, 24 एंड 120। अब क्या करूँगा, अब मुझे देखो फॉर्मूला में मुझे क्या चाहिए था, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे जितने भी मेरे यहाँ पे प्राइसेस चल रहे हैं, प्राइसेस ऑफ करेंट ईयर, उसके मुझे यहाँ पे सम चाहिए था, मतलब यहाँ पे मुझे अपना सबमिशन चाहिए था। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कैलकुलेटर पे जितना भी मेरा यहाँ पे P1 चल रहा है, जितना भी मेरा यहाँ पे P1 चल रहा है, इसको मैं ऐड कर लूँगा, इसका मैं यहाँ पे सम निकाल लूँगा। तो अब ये देखो, अगर मैं इसको कैलकुलेटर पे ऐड करूँगा तो मेरा यहाँ पे क्या सम निकल के आएगा, 40 + 28 + 108 + 24 + 120। तो मेरा यहाँ पे सम निकल के आएगा 320। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा क्या सम निकल के आया, यहाँ पे मेरा सबमिशन निकल के आया यहाँ पे 320। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे यहाँ पे मेरा न्यूमरेटर तो आ गया, अब मुझे निकालना है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में मेरा यहाँ पे है सबमिशन P0। सबमिशन P0 में मैं क्या करूँगा, सबमिशन P0 के अंदर यहाँ पे मैं अपने जितने भी मेरे प्राइसेस है इन सबका यहाँ पे मैं सम कर लूँगा। तो 30 + 25 + 90 + 15 + 96, तो यहाँ पे मेरा सम निकल के आएगा 256। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा क्या निकल के आया सम 256, ये निकल के आ गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब मैं इसको यहाँ पे फॉर्मूला में पुट डाउन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूँगा, ये देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखूँगा, यूजिंग P01 = सबमिशन P1 अपॉन में सबमिशन P0 × 100। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे मैं इसको देखो, यहाँ पे मेरा सबमिशन P1 क्या था 320 एंड सबमिशन P0 है मेरा यहाँ पे 256। तो 320 डिवाइडेड बाय 256 × 100। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, कैलकुलेटर सॉल्व करने के बाद मेरा यहाँ पे निकल के आएगा आंसर 125। अब क्या मैं इसके आगे परसेंटेज का साइन लगा दूँ, क्या मैं इसको ऐसे परसेंटेज का साइन लगा दूँ, नहीं। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा दूंगा तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा गलत। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये मैं पढ़ के आया हूँ। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन आपको बोलता है कि जो भी आपका आंसर निकल के आया है उसको आप यहाँ पे इंटरप्रेट करो, उसको आप यहाँ पे इंटरप्रेट करो। तो अब इंटरप्रेट कैसे करोगे, अब इसको ये देखो। अब क्या था, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको बेस ईयर का इंडेक्स नंबर ना गिवन हो तो आप क्या मानोगे, आप उसको मानोगे 100। तो हमें क्या पता चलता है कि बेस ईयर में अगर मेरी कोई आइटम थी, वो अगर वहाँ पे 100 रुपये की थी, तो अब वो यहाँ पे करंट ईयर में आके उसका प्राइस हो गया है 125। जो पहले आइटम मेरी बेस ईयर के अंदर 100 रुपये की थी, अब वो करंट ईयर में आके उसका प्राइस हो गया है 125। तो बताओ यहाँ पे कितने परसेंटेज से इंक्रीज़ आया, यहाँ पे मेरे पास कितने परसेंटेज से इंक्रीज़ आया। मेरे पास यहाँ पे अगर मैं नॉर्मली देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे 25% से इंक्रीज़ हुआ।
कोई आइटम अगर पहले 100 रुपये की मिला करती थी, अब वो 125 रुपये की मिलती है, तो मेरे पास यहाँ पे 25% से इंक्रीज आया है। तो वही मैं अपने यहाँ पे कंक्लूजन में लिखूंगा कि मैं मतलब यहाँ पे वी कैन कंक्लूड दैट एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस ऑफ अ गिवन ग्रुप ऑफ कमोडिटीज हैज़ इंक्रीज्ड हैज़ बाय 25% ओवर द पीरियड फ्रॉम 2010 टू 2013। मतलब कि यहाँ पे जितनी भी कमोडिटीज़ चल रही है और इसके जो भी प्राइसेस थे यहाँ पे बेस ईयर के अंदर, अगर मैं उन सबका एग्रीगेट कर लूँगा और कंपेयर करूँगा अपने एग्रीगेट प्राइसेस ऑफ वही मतलब उन्हीं सेम कमोडिटीज़ का करंट ईयर के साथ, तो मेरा यहाँ पे मुझे पता चलता है कि मेरे जो प्राइसेस है उसमें 25% से इंक्रीज़ आ गया है। उसमें क्या हुआ, उसमें 25% से इंक्रीज़ आ गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन हो गया पूरा। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमसे मांगा नहीं था कि आप रिजल्ट को इंटरप्रेट करो, पर अगर आप अपने एग्जाम में लिख के आओगे तो वहाँ पे आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के ऊपर कि हाँ आपको यहाँ पे इंटरप्रेट करना भी आता है। तो ये आपको समझ में आया, ये आपको क्लियर हुआ। तो चलो अब चलते हैं आगे। अब आगे हमारे पास क्या आता है, आगे हमारे पास मेरा एक और मेथड आता है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। क्या आता है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ इसके अंदर भी दो आते थे, यूजिंग ए एम और यूजिंग जी एम। जी एम हमें अपने मेन एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना। अब हमारा यहाँ पे क्या बचा, यूजिंग ए एम। अब ए एम का क्या फॉर्मूला होता है, ए एम का यहाँ पे फॉर्मूला है P01 इक्वल्स टू यहाँ पे सबमिशन। अब सबमिशन क्या है, यहाँ पे सबमिशन जो है आपका P1 के साथ नहीं है या P0 के साथ नहीं है, ये इस पूरे के साथ है। सबमिशन आपके पूरे के साथ है और डिवाइड किससे करें, डिनोमिनेटर में n के साथ। अब सबसे पहले समझते हैं n। n क्या है, यहाँ पे n मेरा डिनोट करता है नंबर ऑफ आइटम्स और कमोडिटीज़। मतलब कि यहाँ पे मेरे पास कितनी नंबर ऑफ आइटम्स या कमोडिटीज़ है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे अगर पिछले क्वेश्चन में हम बात करें तो पिछले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यहाँ पे 5 कमोडिटीज़ थी। तो अगर 5 क्वांटिटीज़ थी तो यहाँ पे मेरा n क्या होगा, यहाँ पे मेरा n हो गया 5। तो यहाँ पे मैं 5 रख देता, तो n मुझे समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे प्राइस रिलेटिव निकालना है। प्राइस रिलेटिव कैसे, कि मैं सबसे पहले पहली कमोडिटी पकड़ूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूँ, सबसे पहले पहली कमोडिटी पकड़ी, उसके करंट ईयर के प्राइस को मैं डिवाइड करूंगा बेस ईयर के प्राइस से और इंटू 100 कर दूंगा। फिर वो आंसर लिख लूंगा साइड में। उसका अगली कमोडिटी पकड़ूंगा, अगली कमोडिटी का P1 को मैं डिवाइड करूंगा P0 से और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसका आंसर अलग से लिख लूंगा। फिर एक अगली कमोडिटी पकड़ूंगा, उसका क्या करूंगा, उसके करंट ईयर के प्राइस को डिवाइड करूंगा बेस ईयर के प्राइस और इंटू 100 कर दूंगा, उसको साइड में नोट डाउन कर लूंगा। जब ऐसे मेरे पास यहाँ पे सारी कमोडिटीज़ का हो जाएगा तो उसका मैं एंड में आके यहाँ पे सम निकाल लूँगा। सम निकालने के बाद उसको मैं डिवाइड कर दूंगा n से, तो मेरा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, मेरा यहाँ पे इंडेक्स नंबर निकल के आ जाएगा। अब हम इसको समझेंगे क्वेश्चन की मदद से। अब ये देखो, क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे क्या गिवन है, क्वेश्चन मेरे पास गिवन है दी फॉलोइंग आर दी प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ इन 2005 एंड 2010। मेरे पास यहाँ पे कमोडिटीज़ के प्राइसेस दे रखे हैं 2005 के और 2010 के। अब मुझे करना है, मुझे कैलकुलेट करना है प्राइस इंडेक्स बेस्ड ऑन प्राइस रिलेटिव यूजिंग द अर्थमेटिक मीन। मुझे यहाँ पे अपना सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव वाला मेथड लगाना है एंड मुझे यहाँ पे अपना अर्थमेटिक मीन के थ्रू यहाँ पे अपना इंडेक्स नंबर को करना है कैलकुलेट। अब देखो मैं इसको करूँगा कैसे। अब मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, मेरे पास क्वेश्चन में ये गिवन है कि यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कमोडिटीज़ है। कमोडिटीज़ मेरे पास यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या हुआ, 6 कमोडिटीज़ मेरे पास यहाँ पे गिवन है। तो मेरा n यहाँ पे क्या हुआ, n मेरा यहाँ पे हो जाएगा 6। अब उसके बाद आ जाओ आप यहाँ पे 2005 एंड 2010 के ऊपर। 2005 में यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, यहाँ पे आपके प्राइसेस दे रखे हैं, ये सारे आपके यहाँ पे यहाँ तक प्राइसेस हो गए। उसके 2010 के आपके ये सारे प्राइसेस दे रखे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बता नहीं रखा कि यहाँ पे बेस ईयर कौन सा है और करंट ईयर कौन सा है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप अपनी कॉमन सेंस लगाओ, आप अपने यहाँ पे कह रहे कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस हमें ये पता चलता है कि जो भी ईयर पहले आएगा वो यहाँ पे मेरा बेस ईयर होगा। जो भी ईयर पहले आएगा वो मेरा बेस ईयर होगा। अब सिंपल सा एग्जांपल समझो, 2010 के अंदर यहाँ पे जो गोल्ड था उसका रेट क्या था, उसका रेट 4,000 रुपये था। 2020 में आके वो 40,000 रुपये का गोल्ड का रेट हो गया। तो आप क्या बोलते हो कि 2010 में तो 4,000 का था पर 2020 में अब वो 40,000 का हो गया। मतलब पहले का 4 का था अब 40 का हो गया है, ऐसी बोलते हो ना। तो आप अपने जो 2020 को कंपेयर करो 2010 के साथ। आप अपने यहाँ पे 2020 को कंपेयर कर रहे हो किसके साथ, 2010 के साथ। ना कि आप 2000 ना कि आप ऐसा कभी बोलते हो कि 2020 में तो 40 का है पर 2010 में तो 4 का आ गया।
2020 में तो 40 का है, पर 2010 में 4 का आ गया। आप हमेशा आगे बढ़ते हो, कभी ऐसे उल्टा तो नहीं बोलते पीछे की तरफ जाके कि अभी क्या था और पहले क्या हो गया था ऐसे करके, तो ऐसा तो नहीं बोलते। तो इसके अंदर क्या है कि हमने हमने अपनी कॉमन सेंस लगाई और हमें पता चला कि जब भी क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होता तो हम ये माने कि जो भी ईयर पहले लाई कर रहा है, पहले फॉल कर रहा है, मतलब 2005 2010 से पहले आता है, तो हमें पता चला कि 2005 हमारा यहाँ पे होगा बेस ईयर एंड 2010 हमारा यहाँ पे होगा करंट ईयर। तो उसी के अकॉर्डिंग 2005 की अगर बात हो रही है तो ये आपके सारे यहाँ पे पी जीरोज़ हैं एंड ये सारे आपके यहाँ पे P1 है। तो इसके अंदर क्या करूँगा, इसके अंदर मुझे क्वेश्चन में क्या करना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मुझे निकालना था अपना पाइसोलेटिव एंड एंड में आके उसका मैं सम करूँगा। सम करने के बाद उसको रखूँगा न्यूमरेटर में एंड उसको फिर डिवाइड कर दूंगा अपने एन से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अपने क्या टेबलर फॉर्मेट में कैसे बनाऊंगा, सबसे पहला जो यहाँ पे मेरा कॉलम होगा वो मेरा होगा कमोडिटीज़ का। देन मैं यहाँ पे अपना बनाऊंगा प्राइस का। आप प्राइस को यहाँ पे इंडिविजुअल करके भी दिखा सकते थे, मैंने इसको एक ही में क्लब करके दिखा दिया। अब इसके अंदर क्या है कि प्राइस के अंदर 2005 का यहाँ पे प्राइस मतलब बेस ईयर के प्राइसेस, देन करंट ईयर के प्राइसेस, देन मैं निकालूंगा उसका यहाँ पे क्या प्राइस रिलेटिव, देन उसका प्राइस रिलेटिव निकालूंगा और एंड में आके उस अपने मैं आंसर में अपने फॉर्मूला में पुट करूंगा एंड मेरा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो, अब इसको करते हैं स्टार्ट। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या क्या कमोडिटीज़ हैं, A B C D E एंड F। तो यहाँ पे देखो A B C D E एंड F, ये होगी मेरी सारी कमोडिटीज़। उसके बाद अब 2005 के अंदर मतलब मेरे क्या क्या प्राइसेस थे, मतलब P0 क्या क्या चल रहे हैं मेरे पास यहाँ पे 20 45 50 60, 20 45 50 60, देन 85, देन 120। उसके बाद आगे आ जाओ, आगे आपके पास 2010 के अंदर आप पे क्या क्या प्राइसेस चल रहे हैं, आपके चल रहे हैं 30 55 75, 30 55 75, देन 70, देन 90 एंड देन 130। अब मैं निकालूंगा इनका प्राइस रिलेटिव। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहली कमोडिटी पकड़ूंगा। सबसे पहली कमोडिटी मैंने पकड़ी यहाँ पे अपनी ए। अब ए का यहाँ पे मेरा P1 क्या है, ए का यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा P1 क्या है, ये देखो P1 मेरा यहाँ पे मतलब कि 30 किससे डिवाइड करूँगा 20 से एंड मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा एंड में जाके 100 से। तो मेरा यहाँ पे कमोडिटी ए का प्राइस रिलेटिव निकल के आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे कमोडिटी ए का प्राइस रिलेटिव निकल के आ जाएगा। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे B C D E एंड F का भी निकालूंगा। तो ये देखो 55 डिवाइड किससे करूँगा 45 से, इंटू कर दूंगा 100 से। उसके बाद 75 डिवाइड करूँगा यहाँ पे मैं अपने 50 से, देन इंटू कर दूंगा 100 से। देन उसके बाद 70 डिवाइड करूँगा 60 से, इंटू कर दूंगा 100 से। उसके बाद 90 डिवाइड करूँगा 85 से, देन कर दूँगा इंटू 100 से। देन उसके बाद 130 डिवाइड करूँगा 120 से, मल्टीप्लाई करूँगा 100 से और इक्वल्स टू कर दूँगा। अब ये देखो यहाँ पे मैंने अपना प्राइस रिलेटिव कर लिया। अब मैं इसको कैलकुलेटर फटाफट करूँगा सॉल्व। सबसे पहला सॉल्व करूँगा 30 डिवाइड बाई 20 इंटू में 100, तो मेरा यहाँ पे निकल के आएगा आंसर 150। देन उसके बाद 55 डिवाइड बाई 45 इंटू 100, तो मेरा यहाँ पे निकल के आएगा 122.22। उसके बाद 75 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, तो मेरा यहाँ पे निकल के आएगा आंसर 150। उसके बाद 70 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, तो आंसर आएगा 116.67। उसके बाद अगला करूँगा तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 105.88, देन उसके बाद 108.33। तो यहाँ पे हो गया। अब मैं करूँगा, अब मैं इसका निकालूंगा यहाँ पे अपना सम। अब मैं करूँगा इसका निकालूंगा यहाँ पे सम। तो 150 प्लस 122.22 प्लस 150 प्लस 116.67 प्लस 105.88 प्लस 108.33। तो मेरा यहाँ पे क्या हुआ, मेरा यहाँ पे सम कितना निकल के आया, सम मेरा निकल के आया 753.1, 753.1 मेरा यहाँ पे इसका सम निकल के आया। अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूजिंग P01 का मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, समीशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। इसको मैं किससे डिवाइड करूँगा, इसको मैं डिवाइड करूँगा अपने n से।
तो देखो यहाँ पे मेरा क्या आंसर निकल के आएगा। मैंने यहाँ पे समीशन क्या निकाला था, समीशन मेरा आया था 753.1 और एन मेरा यहाँ पे क्या है, देखो एन मेरा यहाँ पे क्या निकल के आया था, एन मेरा है यहाँ पे 6, तो इसको मैं कर दूंगा 6 से डिवाइड। तो मेरा क्या आंसर निकल के आएगा, मेरा यहाँ पे आंसर निकल के आएगा 125.517। तो ये मेरा यहाँ पे आंसर निकल के आ गया। क्या मैं इसके आगे परसेंटेज का साइन लगा दूँ, नहीं। अगर मैं इसके आगे परसेंटेज का साइन लगा दिया तो ये हो जाएगा मेरा आंसर यहाँ पे गलत। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज का साइन नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 125.517। तो क्या हुआ, आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास के अंदर हमने यहाँ पे अपने दो मेथड करे। कौन कौन से मेथड करे, हमने यहाँ पे अपना करा अनवेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर सिंपल एग्रीगेट मेथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड के अंदर भी हमने अपना एम वाला देखा। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपना स्टार्ट करेंगे अपने वेटेड एग्रीगेट मेथड, जिसके अंदर हम अपना यहाँ पे लेस्परेज पार्शेज एंड फिशर्स वाला यहाँ पे अपना सीखेंगे कि कैसे इसके फॉर्मूलाज होते हैं और कैसे हम इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, चलो इस क्लास के लिए इतना ही।